देखिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल में दिया गया है n इक्वल 4 और पूछ लिया है कि n बराबर 4 है और या n बराबर 4 के लिए जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं उन सभी के मान निकालिए। मतलब आपके पास में n तो पहले वाला है ही है, ये क्वांटम नंबर ही है, मुख्य क्वांटम नंबर। इसके बाद में बचती है हमारी भाई L, M और S। इनके मान कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को बोल दिया, इनको निकालिए आप। अब आप लोग क्या करेंगे जैसे कि हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, L बराबर क्या होता है 0 से n-1 तक। तो हम लोग यहाँ पे L के मान निकाल लेंगे, इससे बड़ा इजी है। L बराबर 0 से 4-1 तक। तो यहाँ पे 0 से 3 तक, इसका मतलब क्या हुआ, L के यहाँ पे 4 मान है, 0 है, 1 और 2 और 3। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसने काउंटिंग बोली है 0 से 3 तक की, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे L के मान आ गए हैं और M का मान जो है वो L के मान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन L के यहाँ 4 मान है तो हम लोग चारों को अलग अलग लिख ले रहे हैं। यहाँ L बराबर 0 लिख दिया है, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे L बराबर 1 और L बराबर 2, यहाँ पे L बराबर हम लोग लिख ले रहे हैं 3, और इनके लिए अलग अलग से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। M के बराबर क्या होता है भाई, M बराबर होता है -L 0 + L। अब 0 जो है जब यहाँ पे आप लोग रखेंगे तो 0 ना प्लस की होती है स्केल पे और ना माइनस की, केवल 0 होती है, इसलिए M का मान 0 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से ऐसी बात करेंगे हम लोग, तो जब आप लोग इसी फार्मूले से यहाँ पे रखेंगे तो अगली लाइन में पाएंगे M बराबर -1 0 और +1, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इसी फार्मूले से, तो यहाँ पे M इक्वल आएगा -2 0 और +2। इसको आप स्प्रेड कर देंगे, -2 -1 0 +1 और +2, मतलब इसके 5 मान है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगा M इक्वल -3 0 +3, और यहाँ पे आप लोग इसको फिर स्प्रेड कर देंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरीके से इसके इतने सारे मान हो गए हैं। अब आपको जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि M का कोई भी मान हो, S के 2 मान होंगे, +½ और -½ S। इसके लिए यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहे हैं, +-½ यहाँ पे भी आ जाएगा। इसके लिए भी S इक्वल, इसके लिए एक मान के लिए, हर एक मान के लिए +½ और -½ +-½ यहाँ पे भी +-½ +-½ 4 हो गए हैं, +-½ इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, हमने 5 मान रख दिए। यहाँ पे 7 मान रखेंगे आप लोग। S इक्वल +-½ +-½ +-½ +-½
प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ। ये 7 मान हो गए, ये 14 मान हो गए हैं, ये 10, ये 6 और ये 2 मान हो गए हैं। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, इस न्यूमेरिकल का मतलब ये समझ लीजिए। जैसे कि आप लोगों को हमें इजीली केवल समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब है n बराबर 4, मतलब जिस कक्षा के अंदर आप लोग कहते हैं बोरबरी के नियम से कि 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जो हमारी आधुनिक धारणा है कि हमने उस कोष को ही 4 उप ऊर्जा स्तरों में बांटा है, ठीक है, एसपीडीएफ उपकोष में, ठीक है ना। अब ये जो हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या, ये उपकोष को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि ये उपकोषों के नंबर दिए हुए हैं और इसके अंदर 4 उपकोष हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में 0, 1, 2 और 3 दिया हुआ हो तो इसका मतलब होगा एस उपकोष, इसका मतलब होगा पी, इसका मतलब होगा डी। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अहभाव के प्रिंसिपल के बारे में। ये जो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि जो हमारी कक्षाएं हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनके अंदर उपकोष होते हैं या वो उपकोषों में बटी रहती हैं और उन उपकोषों की जो एनर्जी है वो भी अलग अलग होती है। अब वो किस तरीके से अलग अलग होती है ये हमें क्लियर करके अहभाव का नियम बताता है और उसी हिसाब से उनके अंदर एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है। आइए देखते हैं कैसे। भाई, ये जो हमारा ये पहली कक्षा है, जो हमने ये 1 नंबर लिखा है, ये पहली कक्षा को डिनोट करता है। ये 2 नंबर है दोनों के सामने, तो ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। सबके आगे सामने 4-4 लिखा हुआ है। ये 5वीं है, ये 6ठी है, ये 7वीं है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे एस जो उपकोष है हमारा, उसकी कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। और ये जो हमारे पी उपकोष है, इन सभी की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 6 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3-3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकी कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की। इसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन गिरते हैं और इनकी कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन की। इनके अंदर 14-14 इलेक्ट्रॉन गिरते हैं क्योंकि इनके अंदर 7-7 ऑर्बिटल होते हैं, इनके अंदर 5-5, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आइए, अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकली सबसे कम एनर्जी वाला उपकोष है वो एस है, पहली कक्षा का एस। उसके बाद में हमारी जो एनर्जी से ज्यादा है वो इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। अब इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग इनके हेड को, ये मतलब ये जो इनका एरो वाला हेड है, ये इसको इससे टच कर देंगे तो एक ऐसा क्रम बन जाएगा कि सारे के सारे उपकोष एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। देखिए, ठीक है। अब इसमें जो पहला हमारा ऑर्बिटल है वो 1s आ रहा है, 1s। इसके बाद में आप इस लाइन से जाएंगे तो ये 2s आ रहा है, 2s। फिर इसके बाद में 2p आ रहा है, 2p। फिर 3s, इसके बाद में है 3p। फिर 4s, इसके बाद में फिर आप ये 3d आ रहा है। फिर 4p, इसके बाद में 5s, 5s। इसके बाद में आ रहा है 4d, 4d। इस तरीके से हम लोग इन सभी को व्यवस्थित करके लिख सकते हैं।
इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, फिर इसकी। इस तरीके से ये जो हमने लिखे है इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 4D की है। इस तरीके से हम लोग आगे भी व्यवस्थित कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब ये व्यवस्था आप लोगों को याद रखनी है। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं इनकी कैपेसिटी के बारे में, तो इनके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन डालते चले जाएंगे, तो हम किसी भी एटम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आप लोग एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक तो याद कर ही लें। जैसे कि Zn का हम ले रहे हैं, इसका 30 एटॉमिक नंबर है, तो हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं। तो ये व्यवस्था आप लोग अगर याद कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जितने भी आपकी किताब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं वो आसानी से आप लोग सभी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 30 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें बढ़ते हुए जाएंगे या इनके अंदर बांटते हुए जाएंगे उनको। तो 1s के अंदर हम लोग सबसे पहले डालते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। फिर 2s2 है, 2s है, तो उसके अंदर भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। फिर 2p के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की, यहां से आप लोग देख सकते हैं। और फिर 3s है, इसके अंदर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर है 3p, इसके अंदर फिर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4s के अंदर s है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। d के अंदर आते हैं 10। आप देख लीजिए, गिन लीजिए पहले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2 2 4 6 10 हो गया है, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 30 इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, उनका वितरण कर दिया है। तो ये हमारा यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग इसको कक्षा के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये पहली कक्षा है 1s2, ये दूसरी कक्षा है, यहाँ डॉट लगा दीजिए या कोमा लगा दीजिए यहाँ पे, 2s2 2p6, इसके बाद में आगे 2 नहीं है तो फिर कोमा लगा दीजिए। फिर 3 है, 3s2 3p6। अब ये 4 आ गया बीच में, इसको बाद में ले लीजिएगा आप, 3d10 और फिर है कोमा और 4s2। लेकिन ये कक्षा के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग अफबाउ के नियम के हिसाब से इसको सही मानते हैं, ठीक है। ये व्यवस्था गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी का क्रम गड़बड़ हो गया, बदल गया है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को काउंट करना चाहते हैं और बोर-बरी के नियम से मैच करना चाहते हैं तो ये वहां भी मैच करेगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सभी जितने भी आपके पास में एटम्स हैं अभी जो उसमें पीरियोडिक टेबल में रखे हुए, तो उन सभी का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूल को फॉलो नहीं करते, उनको एक्सेप्शन कहते हैं, हम लोग अपवाद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम लोग इसको ऐसे ही बढ़ते जाए तो आप लोग देख लीजिए, यहां तक तो सेम, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक, 10 तो ये हो गए और 8 18 हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें 4s में डालें तो 20 हो गए और हमें d में डालने चाहिए कितने, 4, ठीक है। 3d में 4 डालने चाहिए। ये इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे बनती है, लेकिन ये सही नहीं है, ये बदल जाती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3d5। ऐसा क्यों होता है, ये सही है हमारा और ये हमारा गलत है। ऐसा क्यों होता है भाई, इसके बारे में हम बात अभी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है
जो हमारे ये उपकोष है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, चलिए सभी के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये हमने यहाँ पे सभी के सभी ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, ठीक है। इनके उपकोष के अंदर ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। हमारा जो सिद्धांत है या जो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनकी केवल ऑर्बिटल, ये जो हमारे उपकोष है इनकी दो अवस्थाएं ही अधिक स्थायी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो जब ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब पूरे भरे होते हैं, पूरे भरे होने पर, भरे हों, पहली बात। दूसरी बात, या आधे भरे हों। तो ये दोनों कंडीशन स्थायी वाली होती है, स्टेबल होती हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी इनके अलावा कोई भी कंडीशन होंगी वो सभी की सभी अस्थायी होगी। अगर इनमें पूरे इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर पूरे 6 हैं, और इसके अंदर 10 हैं, और इसके अंदर 14 है, तो ये पूर्णतया स्थायी होंगे। और अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये तब भी स्थायी होगा, इसके अंदर 3 होंगे तब भी ये स्थायी होगा, और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे तब भी ये स्थायी होगा। ये इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, ये तब स्थायी होगा, ठीक है। ये सिचुएशन इनकी दोनों स्थायी वाली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर ये वाला जो एस उपकोष है इसमें क्या कंडीशन है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसके अंदर 2 है तो ये स्थायी है, लेकिन ये वाला जो हमारा डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसके अंदर एक खाना खाली है, तो ये अस्थायी वाली अभी अपनी स्थिति दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी वाली कंडीशन है क्योंकि ये आधा भरा है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 1 होगा तो आधा भरा हुआ, 2 होंगे तो ये पूरा भरा हुआ होगा। और यहाँ पे क्या स्थिति बनी है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी स्थिति, ये अब आधा भरा हुआ है, तो ये स्थिति भी इसकी स्थायी वाली है। तो इसमें दोनों स्थिति स्थायी वाली है और इसमें एक अस्थायी वाली है, इसलिए इसको स्टेबल नहीं माना जाता है, इसी को सही माना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से और भी बहुत सारे अपवाद बने हुए हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाला गलत वाला है, अक्सर करके यही पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर में। इसके बाद में हम दूसरे एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं। हमारा कॉपर Cu29, ये भी इंपोर्टेंट है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए और 3d9 होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है ये तो पूर्ण भरा हुआ है और ये अपूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हो गए हैं, तो ये आधा नहीं, पूरा नहीं भरा हुआ, इसमें एक की कमी है, इसलिए इसकी कंडीशन अस्थायी है। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड है, तो ये अस्थायी वाली कंडीशन है। जब आधा भरा होगा तो स्थायी होगा, और जब ये इसकी तो कैपेसिटी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसके अंदर ये तो पूरा भर जाएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दोनों स्थिति स्थायी उपकोष की है, तो अब ये ज्यादा स्थायी है, इसलिए इसको सही माना गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दो ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है तो बहुत सारे लेकिन सभी को तैयार करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोग अभाव के नियम को कवर कर चुके हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, कई जगह पूछा जाता है। हुंड का नियम, ये क्या कहता है? ये जो हमारे उपकोष हैं, जैसे कि हमने डी उपकोष ले लिया है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो हम ये नियम हमें कहता है कि इसके अंदर अगर हम लोग के पास में इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले इनके अंदर हम लोग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें डबल मतलब कपल बनाना शुरू करेंगे, मतलब युग्म बनाना शुरू करेंगे। ये इसके साथ ही जो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन डालते हैं उनकी सबकी दिशा एक जैसी होगी, और जो बाद में डालते हैं उनकी दिशा एक जैसी होगी। ठीक है, ये था हुंड का नियम। ठीक है, इस नियम से भी कभी कभी इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। कोई उपकोष दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कीजिए, या फिर एक स्ट्रक्चर अपने आप ही बना करके दे देगा और उनकी कुछ स्ट्रक्चर में दिशाएं बदल देगा, तो पूछ लेगा बताइए कौन सा सही है। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें बस इतना ही है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पावली के अपवर्जन नियम के बारे में। ये नियम हमें क्या कहता है? ये नियम कहता है कि हमारे किसी भी उपकोष के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 1s2 2s2 2p6, यहीं तक ले लीजिए, कोई बात नहीं। इसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, नियोन का है ये, नियोन का। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब ये नियम कहता है हमें कि इसमें से कोई भी उपकोष ले लीजिए आप। सपोज कर लीजिए आपने यही ले लिया है। ठीक है, तो हम इसके लिए काम करते हैं 1s2, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इधर काम करेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इधर काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए n का मान क्या है? पहली कक्षा है तो 1 हुआ। इसके लिए कितना है? ये भी पहली कक्षा का है तो n = 1 हुआ। और फिर ये तो n का हो गया, ये हो गया l का मान। s अगर आपका दिया हुआ है उपकोष तो l का मान क्या होता है? 0। तो इसके लिए भी क्योंकि ऐसे ही उपकोष है तो l = 0। और जब हमारे पास में l का मान दिया हो तो हम m का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। l का मान निकालने के बाद में अगर हम लोग m का मान निकालें तो आप लोग जानते होंगे कि -l 0 + l, इससे जब हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास में स्केल पे हम देखते हैं तो 0 सिर्फ 0 होती है, प्लस की होती है ना माइनस की होती है, इसलिए m का मान भी आता है 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी रूल लगा सकते हैं यही, ये वाला, और फिर m का मान हम देखेंगे तो आएगा हमारे पास 0। और फिर हम लोग चौथा मान निकालते हैं s का। इसका कोई भी एक मान हो, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान पूछ रहे हैं तो उसकी दिशा को बताता है ये। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना क्या होता है? +12, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए होता है -12।
ये नियम हमें बताता है कि किसी भी कोष के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो, उसकी चारों क्वांटम, उनकी दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। अगर उनमें से 3 मान समान हो भी जाएं, जैसे कि n इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, l भी इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, और m का मान भी इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, तो s का मान सदैव अलग ही होगा। ये कहता है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। डेफिनेशन दोबारा फिर सुन लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, बल्कि उपकोष क्या, आप कोष कहिए, किसी भी कक्षा के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। यदि 3 क्वांटम संख्याओं के मान n, l और m के मान समान हो भी जाए तो s का मान सदैव भिन्न होगा। अब आप यहाँ पे और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया है, दूसरा इसका ले लिया है, तो आप देखेंगे कक्षा का जो नंबर है वो भी बदल गया है, तो पहला n वाला ही बदल जाएगा। इसके लिए n बराबर 1 होगा, इसके लिए n बराबर 2 होगा। अगर आप इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, ये माइनस दिया है, अगर इनको आप प्लस दिखाने की कोशिश करेंगे इसके लिए, तो n का मान अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। अगर आप इन दोनों के लिए करोगे तब भी अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा? अब अगर आप लोग सपोज कर लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने इसका ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया है, तो n बराबर तो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन l का मान इसके लिए 0 होता है और इसके लिए 1 होता है p के लिए, तो l का मान चेंज हो गया। ठीक है, m का मान भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो m के मान तो इसके लिए तो 3 होंगे और इसके लिए सिर्फ 1 होगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि हमारे मान अलग अलग आएंगे, मतलब कोई भी एक मान इनमें से डिफर जरूर होगा, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप। यही कहता है हमारा पाउली का अपवर्जन नियम।